अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास अकेडमी और मैं मौजूद हूँ शिफा अशरफ हूँ। तो आज जो है हम जो है इस वीडियो को इस पार्ट 2 जो है कंटिन्यू करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम और लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, इन सबको हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस और हाईलाइट किया था, जो कि आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। किसी भी एंट्री टेस्ट या किसी भी डिपार्टमेंट का एमडीकेट हो, चाहे या किसी भी डिपार्टमेंट का टेस्ट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को इजीली टेक ऑफ कर लेंगे। ठीक है, जो और इस वीडियो में मैं जो है आप लोग जिस तरह से हम सीरीज़ कर रहे हैं कि हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके क्विज़ को अटैम्प्ट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया था, पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। लेकिन हर चैप्टर का एक अलहदा जो है वो क्विज़ है। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों की जो है प्रिपरेशन कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, उसका टेस्ट कंडक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और सिर्फ टेस्ट देना ज़रूरी नहीं होता, इसी तरह से पढ़ना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लेकिन जो है आप लोग जो है वो उस क्विज़ को सिर्फ तभी अटैम्प्ट कर सकते हैं जब आपको लोगों के पास जो है वो उस क्विज़ का कोड होगा। ठीक है, और वो कोड जो है पार्ट 1 और पार्ट 1 का अलग कोड है, पार्ट 2 का अलग कोड है। ठीक है, पार्ट 1 एंजाइम चैप्टर के कोड जो है अलग है, उसका जो कोड और इस पार्ट का कोड होगा, उन दोनों कोड को आप लोग जब उसमें एंटर करेंगे और फिर ही आप लोगों का जो वो क्विज कंप्लीट होगा और आपका स्कोर जो है वो सामने आएगा। वो जो एमसीक्यूज़ हैं वो सिर्फ जो है ऐसे ही मैंने बुक में से रैंडमली नहीं बनाए, वो पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज़ हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के। ठीक है, तो वो बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियोस को आप लोग स्किप नहीं करना, इसमें जो है कोड मौजूद है, वो कोड आप लोगों को इसमें डालना होगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जो है हर वीडियो के लिंक मौजूद है। चैप्टर 1 जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किए थे उसका भी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मौजूद है, और उसका कोड जो है वो वीडियो में मौजूद है, वो भी आप लोग चाहे तो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से। ठीक है, इस वीडियो में आज हम जो है इस चैप्टर को इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन द क्वेश्चन अराइज, ये हमने पढ़ लिया था। कैटेलाइज इन बाय थर्मोडायनेमिक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है। देखिए, इस पूरे पैरा में जो है ना आप लोगों की इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत प्रीशियस है। ठीक है, आप लोग जो है लाइन बाय लाइन में से सब चीज़ों को तो याद नहीं रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को याद रखेंगे, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। द रिएक्टेंट मस्ट सर्टेन सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम अ बैरियर। ठीक है, रिएक्टेंट के पास क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए वो होनी चाहिए, ताकि वो एनर्जी टू ओवरकम अ बैरियर, ताकि जो बैरियर है उसको ओवरकम कर सके। द बैरियर इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एक्टिवेशन एनर्जी। वो बैरियर क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसको हम ग्राफ से समझते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, उसको हम देख लेते हैं। एज द मिनिमम quantity of energy that is required to activate atom or molecule in a condition which they undergo chemical transformation। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए ना उसको केमिकली ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक स्टेडी और स्टेबल स्टेट में कभी भी रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। देखें, ये ग्राफ जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखें, ये है हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास रिएक्टेंट जो है ना इस वक्त इस एनर्जी में, हमारे पास प्रोटीन आया, हमारे प्रोटीन है। ठीक है, हमारे पास प्रोटीन आया और ये प्रोटीन क्या है? हमारे पास रिएक्टेंट है। और ये एंजाइम क्या होगा? इसका प्रोटीएज होगा। मतलब एज लगता है ना, किसी भी एंजाइम को हम कैसे पहचानते हैं? उसके एंड में ASE होता है। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है। इस वक्त रिएक्टेंट जो है ना उसकी एनर्जी है 7, समझ लें इस वक्त वो 7 में है। ठीक है, और उसको रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको रिएक्शन के दौरान में आने के लिए उसको क्या करना है? उसकी एनर्जी होनी चाहिए 9। ठीक है, और ये क्या है? ये जो है ना हम वो एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, वो एनर्जी दे रहे हैं ताकि ये 9 तक पहुंच सके। ये 9 है। ठीक है, ये वो एनर्जी हम दे रहे हैं ताकि वो 9 तक रिएक्शन पहुंच सके। लेकिन
अब जो है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिससे जो है ना रिएक्टेंट उस स्टेट में आ जाता है कि वो अपने आप को केमिकली ट्रांसफॉर्म करे। एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऐसे बताऊं कि लाइक पेट्रोल है, ठीक है, एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पेट्रोल जमा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आग लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उस वो जो रिएक्टेंट है उसको जलने के लिए उसको केमिकली ट्रांसफॉर्म करना, उसकी मतलब समझ लें उसको चिंगारी लगनी ज़रूरी है, ठीक है। वो जो चिंगारी होगी या वो जो हम जो थोड़ा एक माचिस की तीली पे जो हम फेंकेंगे ना, वो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। वो क्या करेगी? वो एक एटम को क्या करेगी? उसको केमिकली ट्रांसफॉर्म करवाएगी कि अब तुम स्टार्ट हो जाओ। वो एनर्जी वो एटम जो है अपने आप को लोअर स्टेट से हायर स्टेट में लेकर जाएगा। वो हायर स्टेट में लेकर जाने के बाद खुद को जलाने के बाद वो अगले को एनर्जी देगा, फिर वो अगला दूसरे को देगा। इस तरह से जो है वो क्या होगा? वहां पर फायर जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वो जो हमने आग लगाने के लिए स्टार्टिंग में जो एक तीली, सिर्फ एक जो माचिस की तीली जो हमने फेंकी, वो क्या थी हमारे पास? वो एक्टिवेशन एनर्जी थी। और जो पूरी जो आग जो लगी, ठीक है, फायर हुई, वो हमारे क्या था? वो एंड प्रोडक्ट था हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट था हमारा। और जो रिएक्टेंट क्या था? वो पेट्रोल था हमारा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन ये है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वो अमाउंट ऑफ वो छोटी वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। और अगर एंजाइम होगा ना, एंजाइम, तो एंजाइम देखिए, ये एंजाइम की मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम चाहिए, लेकिन बगैर एंजाइम की मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करती है? वो एंजाइम पे, एंजाइम की प्रेजेंस पे डिपेंड करती है। अगर एंजाइम नहीं होगा तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम होगा तो वो और भी कम चाहिए होगी, ठीक है। तो ये पूरा जो है हमने समझ लिया एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना यही था, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं देख लेती हूँ। बट दिस इनएक्शन इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ द, ये पूरा डायग्राम को समझाया गया है जो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब कौन से फैक्टर जो हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट करते हैं। द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मीन्स द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, मतलब वो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट की वो मिकदार, द क्वांटिटी मतलब मिकदार, सबस्ट्रेट की वो मिकदार जो ट्रांसफॉर्म होनी है प्रोडक्ट में इन अ यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ एंजाइम कहते हैं। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, मतलब किसी भी जो है ना वक्त, एक वक्त में जो होना है, ठीक है। तो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि एंजाइम जो सबस्ट्रेट है वो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितना टाइम लग रहा है वो रेट ऑफ एनर्जी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो है वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस पर अफेक्ट करते हैं? वो होता है टेम्परेचर, पीएच, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। हम एक एक को जो है वो देखेंगे। व्हेन एन इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम अवे फ्रॉम एक्टिव साइट द शेप ऑफ एंजाइम बिकम अल्टर्ड ड्यू टू देयर एलोस्टेरिक इनहिबिटर। ओके, तो व्हेन एन इनहिबिटर बाइंड टू एन एंजाइम, जब इनहिबिटर जो होता है ना वो एंजाइम से बाइंड करता है, इनहिबिटर बाइंड टू एन एंजाइम अवे फ्रॉम एक्टिव साइट। जब इनहिबिटर जो होता है ना, इनहिबिटर कौन होता है? जो रोक देता है एंजाइम की एक्टिविटी को, रोकने वाले को हम इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। इनहिबिटर जब एंजाइम पर एक्टिव साइट के अलावा अवे, एक्टिव साइट से दूर जो है, एंजाइम अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट द शेप ऑफ एंजाइम बिकम अल्टर ड्यू टू देयर एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। अच्छा, इसमें होता क्या है? जब इनहिबिटर जो है वो बाइंड करता है एंजाइम पर, एक्टिव साइट पर नहीं, एक्टिव साइट के अलावा की जो साइड होती है ना उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। लाइक सपोज ये जो है ना ये एंजाइम है, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है, और ये जो है इसकी समझ लें यहाँ पे किस तरह से ग्रूव है, और ये जो है इसकी, सब्र करें एक मिनट, मैं जो है ना इसको ब्लैक से बनाती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ तो वाजे हो, ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो लाइक ये देखें आप, जैसे सपोज ये जो है हमारे पास, यहाँ बना देते, ये जो है हमारे पास
कहाँ गया, ये रहा। ये जो है हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, ये समझ लें इसकी एक्टिव साइट है और ये इसकी एलोस्टेरिक साइट है, सही है। अब जो है एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होती है जहाँ पे एंजाइम जो है जब जहाँ पे इनहिबिटर, यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड करेगा, ठीक है। और इस साइट को हम क्या कहेंगे, इस साइट को हम कहेंगे एलोस्टेरिक साइट, और इसको हम कहेंगे एक्टिव साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इसमें बात क्या की जा रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब भी एंजाइम जो है इनहिबिटर जो होता है, इनहिबिटर बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट, मतलब एक्टिव साइट के अलावा जो साइट थी उस पर जब बाइंड करता है तब क्या होता है, एक्टिव साइट द शेप ऑफ सॉरी द शेप ऑफ एंजाइम बिकम ऑल्टर। तो जो उसकी एक्टिव साइट होती है ना उसकी शेप चेंज हो जाती है, लाइक अगर वो सर्कुलर है तो थोड़ी सी उसमें जो है टर्न्स आएंगे, ठीक है, वो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी एक्टिव साइट की। इस तरह से वो क्या कर लेता है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है, ठीक है। लाइक देखें, अब एक और एग्जांपल से देखते हैं, एक मिनट यहाँ पर बनाती हूँ मैं, देखें ये जो है ना हमारे पास ये एंजाइम है, ठीक है, ये रहा, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइड है, ये इसकी एलोस्टेरिक साइड है। यहाँ पर जो है इसकी शेप का सबस्ट्रेट मौजूद है, लेकिन हमें एंजाइम की एक्टिविटी को बंद करना है तो क्या होगा, इनहिबिटर आएगा और यहाँ पर बाइंड कर जाएगा। यहाँ पर बाइंड करने से क्या होगा, ये जो इस तरह से शेप है ना, ये शेप जो है इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बनने की वजह से जो सब्सट्रेट होगा ना वो उसमें फिट नहीं आ पाएगा, तो क्या हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से जो है इनहिबिटर्स काम करते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आई होप आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट कर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज ऑल द इज द रिजल्ट ऑफ दिस चेंज, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, एलोस्टेरिक साइड इंपॉर्टेंट है और एंजाइम की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, इंपॉर्टेंट बात है। एज अ रिजल्ट मतलब इसके नतीजे में of this change all active side of the enzyme are changed slightly so that they become unable to receive substrate। तो मैंने यही बताया कि उसकी साइड, अगर उसकी एक्टिव साइड की शेप चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो जो है वो सबस्ट्रेट को रिसीव नहीं कर पाएगा, ना वो उस पर बाइंड कर पाएगा, ना ही सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ना ही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और ना ही प्रोडक्ट रिलीज होगा। तो पूरे नतीजे में क्या हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सम मॉलिक्यूल, ठीक है, some molecule are also work as activator where bind to enzyme away from active site, these molecule are called allosteric activator। अच्छा, अगर अब ऐसे ही जो है ना, अब कुछ मॉलिक्यूल जो है एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट जो होती है जहाँ पे बाइंड कर सकते हैं वो क्या होती है, एलोस्टेरिक साइट। अगर एलोस्टेरिक साइट पर एक्टिवेटर, इनहिबिटर नहीं, एक्टिवेटर अगर बाइंड करता है, ठीक है, these allosteric activator and increase in the function of active site, तो वो क्या करते हैं, वो उसकी एक्टिवेटर क्या करते हैं, वो उसकी शेप को चेंज नहीं करते एक्टिव साइट की, बल्कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल डू नॉट बाउंड कोवेलेंटली, ये जो एक्टिवेटर और इनहिबिटर होते हैं ना ये कोवेलेंटली बाउंड नहीं करते, मतलब बहुत ही टाइटली बाउंड नहीं होते, ये बाउंड होते हैं और फिर ब्रेक डाउन हो, मतलब अपनी बॉन्ड ब्रेक करके फिर चले भी जाते हैं, मतलब परमानेंट नहीं होती, इसकी टेम्परेरी बॉन्डिंग होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। दिस एक्टिवेटर में इन्फ्लुएंस बाय थर्मल कोफैक्टर, ये एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो किस पर अफेक्ट, मतलब वो किस चीज़, कौन सी चीज़ें होती हैं जो इस पर अफेक्ट करती हैं, वो होता है थर्मल फैक्टर, मतलब हीट, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, के कंसंट्रेशन कितनी है, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है आते हैं आगे टेम्परेचर पर, ठीक है। टेम्परेचर, द केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन, केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर सॉरी मॉलिक्यूलर मोशन पर, ठीक है। हायर द नंबर ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल रीच टू द एंजाइम हायर विल बी द चांस ऑफ रिएक्शन और वाइस वर्सा। देखें, अगर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा होंगे ना, सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी मतलब रिएक्शन भी चांसेस भी क्या है, हाई हो जाएंगे, ठीक है। इट एस्टिमेट द इंक्रीज, अब टेम्परेचर पर इस पर क्या इफेक्ट है,
इट एस्टिमेट द इंक्रीज इन 10 डिग्री से, अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन जो है कितना बढ़ेगा, डबल हो जाएगा। अगर वो हम 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो एंजाइम का एक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। अगर वो पहले जो है एक ही एंजाइम जो है वो एक मॉलिक्यूल दे रहा था, मतलब एक सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कंप्लीट करके दे रहा था, तो वो उसी वक्त में अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाएंगे तो वो वही एंजाइम जो क्या करेगा, वो 2 प्रोडक्ट बना कर देगा, मतलब इतना फास्टली काम करेगा। ठीक है, पहले एक को जल्दी से कर लेगा, फिर दूसरे को कर देगा। एंजाइम आर ऑल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर, लेकिन एंजाइम सेंसिटिव भी होते हैं टेम्परेचर पर, क्योंकि वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, प्रोटीनेशियस, मतलब प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जबकि राइबोजाइम्स ऐसे नहीं होते। ठीक है, the temperature where enzyme work maximum or rate of enzyme activity is maximum called optimum temperature। अच्छा, अगर जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा, मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट होता है ना कि जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब इस टेम्परेचर पर या इस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर में एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब ये सबसे जो है ना अच्छा टेम्परेचर, मतलब कि जहाँ पे एक्टिविटी सबसे अच्छी मिल रही है। बिलो एंड अबव द टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी डिग्रीज। अगर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा कितना होता है बॉडी का, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी 37 डिग्री होता है, ह्यूमन बॉडी का 37 ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस टेम्परेचर से अबव, मतलब ज़्यादा या कम टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद है द ह्यूमन एंजाइम आर हाईली एक्टिव, हमें बता दिया कि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर इंसान की बॉडी के अंदर कितना है, 37 है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और आर कम्प्लीटली डीनेचर। अच्छा, अगर 100 डिग्री सी पर पहुंच जाता है ना टेम्परेचर बॉडी का, लाइक फीवर, ठीक है, तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डी नेचर, मतलब ख़त्म होने लग जाते हैं बिल्कुल। और अगर टेम्परेचर बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ये तो बिल्कुल भी मतलब आइडियल सिचुएशन नहीं है। एक इंसान की बॉडी का अगर 0 डिग्री कब होगा, जब जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो डिग्रेडेशन प्रोसेस में उसका 0 डिग्री हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी उसका 0 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि वो 0 डिग्री तब हो जब वो किसी माउंटेन या फिर जो बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट में हो। ठीक है, उस वक्त उसका अगर वो डेड हो गया है और उस बाहर के इन्वायरमेंट जो है वो माइनस में जा रहा है, तो उसका 0 डिग्री हो सकता है। और 0 डिग्री पर क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी सबसे कम हो जाती है, बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो की पॉइंटर्स क्या थे, 37 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री पर डी नेचर होते हैं, और 0 डिग्री पर एंजाइम की एक्टिविटी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम इन हायर ऑर्गेनिज्म हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर। अच्छा, हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर वो तो 37 तो ह्यूमन्स के लिए था। ठीक है, लेकिन अगर हायर ऑर्गेनिज्म का पूछा जाएगा तो उसकी रेंज कितनी दी गई है, 25 डिग्री टू 42 डिग्री सी। ठीक है, some bacteria which survive at the hot spring are called thermophilic। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत ही हॉट टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, थर्मोफिलिक, मतलब टेम्परेचर लविंग बैक्टीरियाज कहते हैं। ठीक है, दे हैव ऑप्टिमम, उनका फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा, मतलब उनका हम 37 तो नहीं कह सकते, ना ही 42 कह सकते हैं, क्योंकि वो है ही थर्मोफिलिक, तो उनका जो है वो टेम्परेचर जाता है 70 डिग्रीज पर ऑप्टिमम। ठीक है, सच एंजाइम आर यूज इन बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर एट हायर टेम्परेचर वॉशिंग। अच्छा, ये एंजाइम कहाँ यूज होते हैं, वॉशिंग पाउडर के लिए ये एंजाइम यूज होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो है यही है, कह रही है कि देखें जो है वो 42 डिग्री, ये जो है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे एंजाइम सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसके बाद जो है ना एंजाइम अगर 100 से बाहर जा रहा है तो डी नेचर होंगे, और 100 से कम जो रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये यही ग्राफ में बताया गया है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ पीएच, मतलब पीएच का क्या असर होता है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वेरीज कंसिडरेबली विद पीएच एंड हियर इज अ जनरली मार्क्ड, एक मिनट, ये पेज थोड़ा सा, ओके इतना ही है। जनरली मार्क ऑप्टिमम पीएच। अच्छा, जिस तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उस तरह से ऑप्टिमम पीएच भी होती है, जहाँ पे एंजाइम सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। ईच एंजाइम हैव वेरी नैरो रेंज और इट्स वर्क एज ऑप्टिमम पीएच। द पीएच हैज मार्क इफेक्ट ऑन द चेंज इन अमाइनो एसिड साइड चेन विच फ्रॉम टर्शरी टू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, पीएच क्या करती है, पीएच जो है ना अमाइनो एसिड की जो चेन होती है ना उस पर अफेक्ट करती है। मतलब जैसे
टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स जो होती है ना एंजाइम, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी जो है ना अमाइनो एसिड की चेन्स में अफेक्ट करती है पीएच, ठीक है। लिटिल चेंज इन पीएच कॉज आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड दे बिकम आयनाइज। मतलब अगर पीएच थोड़ी सी चेंज हुई तो फिर वो अमाइनो एसिड जो एंजाइम की अमाइनो एसिड की जो चेन है ना उसको आयनाइज कर देगी। मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क इन, जो ज़्यादातर ह्यूमन एंजाइम वो किस पीएच पर काम करते हैं, 7 से लेकर 8 तक की रेंज है। फ्यू एक्सेप्शन है, मतलब कुछ एक्सेप्शन उसमें से कौन सी है, गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक एंजाइम जो है ना हमारे मैदे से जो निकल रहा होता है स्टमक से, उसको हम पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन कहाँ पर वर्क कर रहा होता है, पेप्सिन जो है एसिडिक में काम करता है, हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। और इसकी ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है, 1.4। ये इंपॉर्टेंट है जो पीएच इन्होंने बताई है ना एक स्पेसिफिक एंजाइम की, जैसे गैस्ट्रिक एंजाइम है जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, और इसकी एक्टिव फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको क्या कहते हैं, पेप्सिनोजेन कहते हैं, ठीक है। एक्टिव फॉर्म कौन सी है, पेप्सिन है, और वो किस ऑप्टिमम पीएच पर काम करता है, वो 1.4 पर काम करता है, ठीक है। और जबकि वर्क इन रेंज 1.5 to 2.5, लेकिन वो 1.5 से 2.5 पर भी काम कर लेता है, लेकिन ऑप्टिमम क्या है, तो 1.4 है, तो ऑप्टिमम पीएच याद होनी ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऑन द अदर साइड अमाइलेज, जबकि अमाइलेज क्या होता है, अमाइलेज जो है इज एंजाइम रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाज। अमाइलेज जो एंजाइम है ना वो कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियाज से रिलीज होता है, और ये जो है ना हाईली अल्कलाइन होता है। मतलब पेप्सिन अगर हाईली एसिडिक पे काम करता है, 7 से कम वाली पीएच पे काम करता है, तो ये हाईली अल्कलाइन होता है, मतलब 7 से ज़्यादा, ठीक है। तो 8.5 जो है इसकी ऑप्टिमम पीएच है। सॉरी देखें, सबसे पहले तो पीएच स्केल आपको याद होना चाहिए, आई होप आप लोगों को याद होगा भी कि क्या होता है। ये देखें, ये एक स्केल है, ये जो है ना इसके बीच एक सेंटर पॉइंट बनाते हैं जो कि 7 है, 7 है। 7 से अगर कम होगा ना, लाइक 0 की तरफ आएगा, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा एसिडिक, ठीक है। और अगर 7 से अबव जाएगा तो वो हो जाएगा बेसिक या अल्कलाइन, ठीक है। ये जो है ये अगर आप लोगों को पीएच याद होगी और फिर आप लोगों को लेकिन ये याद नहीं होगा कि एसिडिक है या बेसिक है, तो ये रेंज आपको पता होनी चाहिए कि 7 से कम होगा तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक, और 7 क्या है, न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम की मिकदार। In the enzyme activity depend upon the availability of substrate in enzyme. एंजाइम की कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, मतलब कि एंजाइम की, एक सेकेंड, एक मिनट। द एंजाइम एक्टिविटी जो है अवेलेबिलिटी, मतलब इन सब्सट्रैक्ट की अवेलेबिलिटी, मतलब सब्सट्रैक्ट कितना मौजूद है या एंजाइम कितना मौजूद है, इस पर होता है। मतलब अगर एंजाइम की अगर हम रिएक्शन को अगर हमें देखना है कि एंजाइम ज़्यादा काम कर रहा है कम, तो उस पर किस पर डिपेंड करता है कि वो सब्सट्रैक्ट जो एंजाइम पर लगेंगे एक्टिव साइट पर वो कितने हैं या फिर एंजाइम कितने हैं। सिंपल, मैंने आप लोगों को पहले भी बस और पैसेंजर्स की बात कही थी। पैसेंजर्स कौन से होते हैं, सब्सट्रैक्ट, और बस क्या होती है, एंजाइम होते हैं। जितने अगर बसेस ज़्यादा होंगी तो सारे के सारे पैसेंजर बैठ जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन अगर बसेस कम होंगी तो क्या हो जाएगा, जो है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और इसी तरह से अगर जो है वो ना बसेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन पैसेंजर्स कम हैं, तो वो तो इस पर अल्टर ही हो जाएगा, मतलब वो तो रिएक्शंस पे होगा कि हमें अगर करना ही कम पैसेंजर्स पे लिए काम है तो ज़्यादा बसेस की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एंजाइम जो है वो बॉडी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इफ़ द सब्सट्रैक्ट टू द कंसनट्रेशन इज़ वेरी हाई, अगर सब्सट्रैक्ट मतलब पैसेंजर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, is very high, the enzyme concentration is directly proportional to the concentration of the in, if very high, the enzyme concentration is directly proportional to the concentration of enzyme. Huh? Sorry, what's, if the substrate to the enzyme is very high, इसमें जो है ना कुछ मिस टाइप किया है, इज वेरी हाई द एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, बट इन रियल कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट इज ऑलवेज लिमिटेड
Okay, so the enzyme activity increase with the increase in enzyme concentration initially, but after some time it remain constant. अच्छा, इस पूरी बात का मतलब ये है कि एंजाइम जो है ना, अगर हाई कंसंट्रेशन में अगर सबस्ट्रेट मौजूद हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम की कंसंट्रेशन से, ठीक है। लेकिन जो है रियल सिचुएशन में क्या होता है, इन जो है ना रियल कंडीशन में ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज ऑलवेज लिमिटेड। सबस्ट्रेट जो है ना वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, ठीक है। सो द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज मतलब पैसेंजर्स लिमिटेड है, तो स्टार्टिंग में तो क्या होगी, एक्टिविटी बहुत हाई होगी एंजाइम एक्टिविटी, क्यों, क्योंकि सारे के सारे पैसेंजर्स बैठते जाएंगे बसेस में, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ये चीज़, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, एंजाइम कंसंट्रेशन से। और अगर जो है रियल कंडीशन में देखें तो ये सब्सट्रेट अगर जो है लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन बाद में जो है वो कांस्टेंट की तरफ जाएगी। Substrate concentration, the rate of reaction increase with increase in concentration of substrate। जो rate of reaction है ना, मतलब एंजाइम का कितनी देर में कितना काम होना है, इंक्रीज हो जाता है विद इन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एंजाइम का रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। वेयर एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। देखिए इस कंडीशन में एंजाइम जो है ना कांस्टेंट है, लेकिन सबस्ट्रेट ज़्यादा है, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। दिस इंक्रीज रिमेन कंटिन्यू अंटिल द अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम बिकम सेचुरेटेड। अच्छा, ये कब तक जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, तब तक जबकि सारे जितने जितने भी एंजाइम है ना, लाइक 4 बसेस हैं और उसमें जितनी सीट्स हैं, जितने सबस्ट्रेट बैठ सकते हैं, जब तक वो फुल ना हो जाए, ठीक है, तब तक क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, सेचूरेटेड होने के बाद ये दिस इंक्रीज रिमेन कंटिन्यू अंटिल, ओके, उसके बाद जो है सारी बसेस सेचूरेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब फिल हो जाना, ठीक है। तो अगर सारे एंजाइम फिल हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है कंडीशन किसकी तरफ जाएगी, देयर विल बी नो इंक्रीज, अब इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। नो इंक्रीज इन enzyme activity to certain high level of substrate at a very high concentration। देखें, इस तरह से देख लेते हैं इसको हम, ये ग्राफ दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसमें क्या है, कहा जा रहा है कि देखें, अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा की तरफ जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, एंजाइम सारे के सारे सेचूरेटेड हो गए, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये कांस्टेंट मतलब एक इक्वल लेवल में जाएगा, मतलब आप रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना इक्वल की तरफ जा रहा है, कोई बढ़ नहीं रहा ना ही कम हो रहा है, ठीक है। तो ये बात याद होनी चाहिए कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, जब तक कि एंजाइम सारे के सारे सेचूरेटेड ना हो जाएं, ठीक है। सेचूरेटेड होने के बाद क्या हो जाएगा, कंडीशन मतलब इक्वल की तरफ जाएगी, ठीक है। अब इसकी दो रीजंस है, एक तो हायर क्वांटिटी ऑफ सब्सट्रेट देन एंजाइम और अक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। इट मींस द सब्सट्रेट इन एंजाइम कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्टेन मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, एंजाइम की कंसंट्रेशन हो या चाहे सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन हो, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक मैक्सिमम वेलोसिटी पर, मतलब एक कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी पर। आफ्टर फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन हैज़ नो इफेक्ट। फिर चाहे तो हम जो है सबस्ट्रेट ज़्यादा भी लेकर आ जाए ना, उसके बावजूद कुछ नहीं होगा, वो इक्वल की ही तरफ जाएगा, क्योंकि अब एंजाइम ही इतने नहीं है, ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन का मैं क्या मतलब होता है, एंजाइम को रोक देना, सम मतलब एक्टिविटी को रोक देना। तो इन सम टाइम एंजाइम डज नॉट वर्क प्रॉपरली और सिस्टम वांट्स टू डिक्रीज दिस एंजाइम एक्टिविटी। मतलब कभी कभी जो है ना बॉडी चाहती है कि ये काम ना हो। ये किस कंडीशंस में होता है, ये इस कंडीशंस में होता है, लाइक किसी ने जो है ना पॉइजन पी लिया, ठीक है, और जो है बॉडी चाहती है कि ये रिएक्शन ना हो क्योंकि ये हार्मफुल है, तो वो क्या करती है, वो चाहती है कि वो सारे के सारे एंजाइम को इनहिबिट कर दे, ताकि उसका जो कुछ टाइम मिल जाए, ठीक है, उसको सर्वाइवल के लिए, जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेगा और उसकी जो है ना इलाज होगा, ये सब होगा, ठीक है। तो ये उस कंडीशन में जो है एंजाइम इनहिबिशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है
द एंजाइम एक्टिविटी बिकॉज द प्रोडक्ट आर नो मोर रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए होती है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतनी ही कंडीशन वर्स्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। और डिक्रीज इन एंजाइमेटिक रिलेटेड प्रोसेस, अभी इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। सिंपल एंजाइम इनहिबिशन मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देना। टू टाइप्स है, कितनी 3 टाइप्स है एंजाइम इनहिबिशन करवाने की। एक तो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक होता है अनकॉम्पिटिटिव और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। हम सबको एक एक करके जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। सब्सट्रैक्ट विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड इनहिबिटर, मतलब वो सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने में हेल्प करता है उसको हम इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। जो एंजाइम एक काम कर रहा है और हमने उसको रोकना है, ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि कोई जो है इनहिबिटर कहाँ लगता है, एलोस्टेरिक साइड पर। एलोस्टेरिक साइड क्या होती है, एक्टिव साइड के अलावा जो साइड होती है ना, जहाँ पर कोई चीज़ बाइंड कर सकती है उसको हम एलोस्टेरिक साइड कहते हैं। वहाँ पर जब एंजाइम बाइंड करता है, वो जो बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइड पर, उसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। और वो जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइड की साइड को जो शेप होता है उसको चेंज कर देता है, तो क्या हो जाता है, एक्टिविटी जो है वो स्टॉप इनहिबिशन की तरफ जाती है। Then this inhibitor may act by combining directly with the enzyme or they may react with the activator. Therefore, activator does not remain available to enzyme for activation. ये जो है डायरेक्टली इनहिबिटर जो है ना, देखें, डायरेक्टली एंजाइम पर भी जो है वो कंबाइन हो सकता है, या फिर वो रिएक्ट एक्टिवेटर पर काम करेगा, ठीक है। अब क्या कर सकता है इनहिबिटर जो है ना, या फिर ये जो इनहिबिटर्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो या फिर एंजाइम पर डायरेक्टली बाउंड कर जाए, एलोस्टेरिक साइड पर या एक्टिव साइड पर, या फिर जो एक्टिवेटर है जो इसको काम करवा रहे हैं उस पर बाउंड कर जाए और उसकी जो है ना उसके पाथवे को चेंज कर दे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं सब, ठीक है, इन सब्सटेंस को। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, द टाइप ऑफ इनहिबिशन अकर बाय द मॉलिक्यूल विच आर वेरी सिमिलर टू द सबस्ट्रेट एंड बाइंड टू द एक्टिव साइट। अच्छा, ये क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कॉम्पिटिशन की तरह, मतलब कॉम्पीट करना, ठीक है, उससे जो है ना लड़ना, मतलब तुम नहीं मैं जाऊंगा, इस तरह से, लाइक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखें, इसमें जो है हम डायग्राम समझते हैं। ये एक एंजाइम है, एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये इसका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जो है वो सर्कुलर है और क्या हो जाएगा, इसको इस पर बाइंड करना है। लेकिन ये जो है ना इनहिबिटर है, ये क्या है, बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह ही लग रहा है। ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है, ठीक है। इसको भी एक्टिव साइट पर बाउंड करना है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये जो है सबस्ट्रेट की जगह पे इनहिबिटर जाके एक्टिव साइट पे बाउंड कर देगा और इसको क्या कर देगा, सबस्ट्रेट को मौका नहीं मिलेगा एक्टिव साइट पर बाइंड करने का, और ना ही जो है वो उसकी प्रोडक्ट बनेंगी, ठीक है। तो ये इस पर बाउंड करके उसकी जगह को ब्लॉक कर देगा ताकि जो है वो सबस्ट्रेट बाइंड ना हो, और इस तरह से क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन हो जाएगी। कॉम्पिटिशन हुई दोनों सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान, और जो बाइंड कर देगा, इनहिबिटर अगर बाइंड कर देगा तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा, ठीक है, और ब्लॉक कर देगा। ये सिंपल जो है इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, कॉम्पिटिटिव क्या होता है, समझ में आ गया होगा आप लोगों का। मतलब सिमिलर होता है सब्सट्रैक्ट, और जो है एक्टिवेटर सेम होते हैं, और सॉरी, इनहिबिटर और सब्सट्रैक्ट सेम होते हैं और वो बाइंड कर जाते हैं एक्टिव साइट पर, और जो है उसको मौका नहीं मिलता सब्सट्रैक्ट को। इसकी एग्जांपल है पेंसिलियम, ठीक है। पेंसिलियम क्या करता है, जो हमारी बॉडी में पेंसिलियम होता है, इंसुलिन, सॉरी, पेंसिलियम जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है जो ब्लॉक कर देता है एंजाइम की साइड को, जो हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा आप। और नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब ये कम्पीट नहीं करेगा, ये एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेगा, ये एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करेगा। The non-competitive inhibitor is the type of inhibition when a molecule bind with enzyme at any site, मतलब ये एंजाइम पर किसी भी साइट पर बाइंड करेगा एक्टिव साइट के अलावा, और एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल आर कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटर, क्योंकि ये कॉम्पीट नहीं कर रहा,
ये जो है कंपटीशन नहीं कर रहा सब्सट्रेट के साथ, वो सब्सट्रेट को बाइंड होने दे रहा है, लेकिन इसके अलावा जो एंजाइम पर जो साइड होगी वहाँ पर बाइंड करके ये क्या कर देगा, शेप को चेंज कर देगा एक्टिव साइड की, ताकि जो है वो सब्सट्रेट बाइंड ना कर सके। ठीक है, देखें इस तरह से इसको हम समझते हैं। ये जो है एंजाइम है, ये एंजाइम है, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइड है, और यहाँ पर जो है इसको बाइंडिंग साइड जो है वो एलोस्टेरिक साइड है। ठीक है, यहाँ पर सब्सट्रेट बाइंड कर सकता है, लेकिन एलोस्टेरिक साइड पर क्या हो जाएगा, इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा और क्या करेगा, एक्टिव साइड की शेप को चेंज कर देगा। तो जो है मजीद सब्सट्रेट जो है बाइंड नहीं होंगे और ना ही रिएक्शन होगा, ना ही एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब है हमारे पास अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी कॉम्पिटिटिव, इसको हम एंटी कॉम्पिटिटिव भी कहते हैं। इट टेक प्लेस व्हेन एन एंजाइम इनहिबिटर बाइंड ओनली टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट बिटवीन द एंजाइम एंड द सब्सट्रेट। अच्छा, ये कब होता है, ये जो है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तब जो है ये बाइंड करता है। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन टिपिकली अकर इन रिएक्शन विद टू और मोर सब्सट्रेट और प्रोडक्ट। ये कब होता है, ये रिएक्शन तब होता है, इनहिबिशन तब होती है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सट्रेट और प्रोडक्ट हों। ठीक है, सिंपल जो है इसमें क्या है, अनकम्पिटिटिव या एंटी कॉम्पिटिटिव में ये होता है जब एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, एंजाइम और सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है, तब क्या होता है, जो है ये एंटी कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है। ये तब होती है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सट्रेट हों या प्रोडक्ट दो से ज़्यादा हों। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये तीनों समझ में आ गए होंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, सिग्निफिकेंस क्या है एंजाइम इनहिबिशन की, क्यों हम करते हैं एंजाइम इनहिबिशन, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लाइक कोई ड्रग मतलब कोई ड्रग जो है वो डिस्कवर हुई है, मतलब कि स्ट्रैटेजिकली कोई ड्रग डिस्कवर करनी है, उसके रिएक्शंस देखने हैं, उसमें काम आ सकता है। ठीक है, हमें मेटाबॉलिक पाथवे को रीड आउट नॉलेज के लिए काम आ सकता है। इसके अलावा कंडीशन क्रिटिकल फॉर कैटालिसिस, मतलब कोई कंडीशन जिसमें कैटालिसिस बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा बॉडी के लिए, उसमें इंपॉर्टेंट है। एंजाइम इनहिबिशन आर यूज्ड इन स्क्रीन वेरियस लेवल ऑफ डिक्रीज इन, बस ये। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। फीडबैक इनहिबिशन मतलब सुबह सुबह एक तो फीडबैक इनहिबिशन जो है, द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल ऑफ इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक। हमारी बॉडी के पास ना एक फीडबैक सिस्टम होता है, मतलब कोई चीज़ बढ़ानी है या कोई चीज़ कम करनी है, कोई काम जो है हो रहा है, अब उसको मज़ीद उसी की तरफ मतलब लेकर जाना है, तो मतलब बढ़ाना है तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसको अगर रोकना है तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ठीक है, फीडबैक कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म, ये कंट्रोल होता है बॉडी का, कि हमें जो काम हो रहा है उसको कंट्रोल में रखता है, कि करना है या उसको रोकना है। ठीक है, इसी तरह से एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को भी इनहिबिट, अगर वो जो है इनहिबिट अपने ही प्रोडक्ट से भी हो सकती है। ठीक है, उसको हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, इसमें इट इज़ अ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। रिवर्सिबल मतलब वो उसे बाइंड अगर करेगा तो बाद में वो उससे निकल भी जाएगा, परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब, नॉन कॉम्पिटिटिव हम पढ़ चुके हैं, मतलब ये एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेगा, एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होती है इसका एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, वहाँ पर बाइंड करता है। एंड टेक प्लेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवे। इट यूजली अकर व्हेन द प्रोडक्ट इज़ हाई, जब प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बन चुकी होती है तो बॉडी क्या कहती है, अब इसको मज़ीद मत बनाओ क्योंकि अब इसकी नीड नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या करता है, वो जो प्रोडक्ट बना हुआ होता है वही प्रोडक्ट जाके एलोस्टेरिक साइड पर बाइंड कर देता है, और जो एक्टिव साइड होती है उसकी शेप को चेंज कर देता है ताकि मज़ीद सब्सट्रेट बाइंड ना हो और ना ही रिएक्शन हो। ठीक है, द enzymatic pathway are also regulated by feedback inhibition, but these are the end product of the pathway। ये मैं आप लोगों को पूरा समझा चुकी हूँ। ठीक है, यही फीडबैक इनहिबिशन होती है, कि किस तरह फीडबैक इनहिबिशन पूछा जा सकता है, किस प्रोसेस से होती है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव या फिर अनकॉम्पिटिटिव। तो नॉन कॉम्पिटिटिव जो है वो
उस पाथवे से जो है फीडबैक इनहिबिशन होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम मतलब एंजाइम को जो है क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसके मैकेनिज्म ऑफ उसकी टाइप ऑफ एक्शन की बेस पर, मतलब कुछ जिस तरह का काम करेगा उसके हिसाब से उसकी क्लास बनाई गई है। लाइक enzyme required to perform oxidation in reduction reaction by removal and addition of hydrogen। रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, या इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब जो है ना एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करते हैं उसको हम ऑक्सीडो रिडक्टेस कहते हैं, ठीक है। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं उसको हम ऑक्सीडो रिडक्टेस कहते हैं, ठीक है। और उसकी एग्जाम्पल है फेराडॉक्सिन, ठीक है। ट्रांसफ्रेज क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा ग्रुप ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर, एक सब्सटेंस को जो है ना दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के का जो एंजाइम होगा उसको हम ट्रांसफ्रेज कहेंगे। इसके अंदर जो है हमारे पास एग्जांपल है फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी टू हेक्सोस, ट्रांसफर करता है फॉस्फेट को एटीपी से हेक्सोस की शुगर की तरह। हाइड्रोलेज क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, मतलब डाइजेशन में काम करता है, ब्रेक करता है वाटर की बॉन्ड को, ठीक है, ब्रेक द बॉन्ड बाय H2O एंड कन्वर्ट ओलिगोमर इनटू मोनोमर। अच्छा, जो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसको छोटे मोनोमर्स में कन्वर्ट करना होता है तो हाइड्रोलेज काम करता है। और ये किसके जरिए करता है, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर के जरिए से, ठीक है। लाइज क्या होता है, लाइज एंजाइम जो है ब्रेक डाउन करता है स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड को, ब्रेक करता है स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड को और रिमूव कर देता है उस पूरे ग्रुप को, ठीक है, विदाउट हाइड्रोलाइसिस, वाटर की रिमूवल की बगैर, ठीक है। आइसोमरेज क्या हो करता है, ये जो है ना कैटेलाइज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, एटम की जो अंदर रीअरेंजमेंट करता है ना, लाइक जैसे कि 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, अब उसको क्या करना था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट करना था, तो ये आइसोमर ही है ना। उसमें भी जो है ना ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज में भी 6 होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे का आइसोमर है, मतलब इसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की बॉन्डिंग्स की। तो आइसोमर बनाना होता है तो आइसोमरेज काम करता है। लाइगेज किस लिए होता है, लाइगेज जो है हमारे पास कंडेंसेशन में काम करता है, लाइक डीएनए को कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, मिलाना, कंडेंस करना, गाढ़ा बनना, ठीक है। लाइक डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज जो है कंडेंसेशन का काम करते हैं, तो उसमें जो हेल्प कौन करता है, लाइगेज, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी। ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सलॉस करवाता है, ट्रांसफ्रेज ट्रांसफर करता है, हाइड्रोलेज जो है वाटर की बॉन्ड को ब्रेक करता है, और लाइगेज जो है स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है, आइसोमरेज आइसोमर्स बनाता है, लाइगेज जो है कंडेंसेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सब्सट्रेट, सब्सट्रेट की बेस पर जो है क्लासिफिकेशन है प्रोटीएज। पहले जो है एक्शन के बेस पर था, पहले जो है एक्शन रिएक्शन की बेस पे क्लासिफिकेशन थी, अब जो है सब्सट्रेट की बेस पे है, मतलब कौन सा सब्सट्रेट आके लगना है, ठीक है। तो अगर प्रोटीएज होगा तो वो सिर्फ प्रोटीन पर एक्ट करेगा, लाइक ट्रिप्सिन और पेप्सिन। लाइपेज जो है सिर्फ फैट्स और लिपिड्स पे काम करेगा। ग्लाइकोसाइडेज कार्बोहाइड्रेट पर काम करेगा। अमाइलेज कन्वर्ट करेगा अमाइलोज को माल्टोज में। सेल्यूलोज सेल्यूलोज पर काम करेगा। माल्टेज माल्टोज पर, सक्रेज सक्रोज पर, लेक्टेज लेक्टोज पर, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड पर। अब इसके अंदर भी अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताऊं तो जो है ये जो स्टार्टिंग के 4 है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो स्टार्टिंग के 4 है ना ये इम्पोर्टेंट है। प्रोटीएज प्रोटीन पर, लाइपेज लिपिड्स पर, ग्लूकोसाइडेज कार्बोहाइड्रेट पर, अमाइलेज जो है माल्टोज को अमाइलोज को ये जो 4 हैं स्टार्टिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद जो है वो लोगों के पास जो है वीडियो पहुँचे, और तो आप लोग जो है अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। इसके अलावा जो वीडियो का जो कोड है वो पिछली वीडियो का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और इस वीडियो का जो कोड है वो है 12, ठीक है। ये दोनों कोड जो है आप लोगों को जो है क्विज़ में देने होंगे, इसके बगैर जो है आपको फॉर्म सबमिट नहीं होगा और ना ही आपका स्कोर शो होगा।
ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर था इसकी। आज जो है सीरीज़ की पार्ट 2 जो है वीडियो पार्ट 2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग अपना इसको अच्छे से याद रखने के बाद, अच्छी सी प्रिपरेशन करने के बाद अपना क्विज अटैम्प्ट करें और अच्छे से अच्छे स्कोर करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कहाँ है। ये जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के जो है एंट्रेंस टेस्ट के लिए वेरी हेल्पफुल है, क्योंकि यही पैटर्न होता है प्रिपरेशन का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।